नमस्कार, कैसे हैं आप। 2 साल में राष्ट्रीय राजधानी में 2 दंगे। दिल्ली दंगा 2020 जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, और फिर 2022 के दंगे ने एकदम से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कट्टर समर्थकों को भी हिला कर रख दिया है। और सोशल मीडिया पर लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वो लोग ज्यादा जिन लोगों ने अमित शाह को इतना बड़ा बनाया, दिन रात उनकी काम की तारीफ की, जिस अमित शाह के लिए कहा गया कि गट्स उसी में है, जिस अमित शाह पर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा भरोसे करते हैं गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से, जिस अमित शाह को तोड़ने की कोशिश मोदी को बर्बाद करने के लिए 2002-03 से चल रहा है, उस अमित शाह के खिलाफ अब की बार उन्हें प्रेम करने वाले, उन्हें प्यार करने वाले लोग ही लग गए हैं। क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि ये अमित शाह हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर सकता। ये अमित शाह 2020 में भी हिंदुओं को दिल्ली में मरने के लिए छोड़ दिया। अमित शाह के इस समर्थकों को लग रहा है कि देश के गृह मंत्री रहते हुए भी बंगाल में अमित शाह हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सके, बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक की रक्षा नहीं कर सके। अब देश में तथाकथित वो तमाम राष्ट्रवादी भी अमित शाह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं इस अमित शाह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कई लोग तो अब यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल दिल्ली दंगे के बाद से राष्ट्रवादी समाज एकदम से हिल गया है। उसे लग रहा है कि क्या इस देश में रामनवमी मनाने का भी उसे अधिकार नहीं है? क्या इस देश में हनुमान जयंती वो नहीं मना सकता, शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता? क्या ईद या बकरीद में हम ऐसा करते हैं कि जिहादियों की टीम, शांति प्रिय समुदाय के लोग हमारे शोभा यात्रा पर हमला कर दें? क्या जानबूझकर हमें इस कदर डराया जा रहा है कि आगे से हम शोभा यात्रा ना निकाल सकें, पेरेंट्स अपने बच्चों को उसमें ना भेज सकें क्योंकि पत्थरबाजी होगी, गोली चलेगी? इस देश में इतना सब कुछ हो रहा है और देश के गृह मंत्री चुप्पी लगाए बैठे हैं। क्या सचमुच देश के गृह मंत्री चुप्पी लगाए बैठे हैं? क्या सचमुच वो ठंडे पड़ गए हैं? लेकिन जानकारी के मुताबिक देश के गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के कप्तान राकेश अस्थाना और उनकी पूरी टीम को सख्त हिदायत दी है कि कठोरतम कार्रवाई हर अपराधी पर किया जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो मिसाल बन जाए, कि दोबारा कोई फिर ऐसी हिम्मत ना कर सके। ऐसे में अमित शाह ने सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं कि पीएफआई पर निगरानी की जाए। देश भर में क्या पीएफआई को पूरी तरह से बैन किया जाए? क्या सिर्फ बैन करने से काम हो जाएगा? दरअसल कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि पूरे देश में एक साथ पीएफआई को बैन कर दिया जाए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिमी का ही एक बदला हुआ रूप है। जब सिमी को बैन किया गया देश में तो पीएफआई नामक एक संस्था बना ली गई और सिमी का पैसा पीएफआई में ट्रांसफर हो गया। पीएफआई को की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने उन तमाम एनजीओ को जिसके विदेशी फंडिंग होते थे उस पर चोट पहुंचाया। लेकिन बौखलाया पीएफआई 7 अप्रैल को रमजान के शुरुआत के दिन में ही, जब रमजान शुरू हुआ था, तो मुसलमानों से खुल करके ट्विटर पर एक वीडियो डाल करके मांग की कि आप डोनेशन कीजिए, जकात दीजिए। रमजान में चूंकि मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पे दान करते हैं, जकात देते हैं, इसलिए पीएफआई ने फंडिंग की मांग की। और पीएफआई के पास धनाधन पैसे जब करोड़ों करोड़ के रूप में आ गए, उसके बाद दिल्ली दंगा हुआ, यह आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पीएफआई को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। तो क्या पीएफआई को बैन कर दिया जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? सिमी को भी तो बंद कर दिया गया। दरअसल पीएफआई के बारे में कहा जा रहा है कि पीएफआई शाहीन साजिश के समय सुपर एक्टिव था। पीएफआई ने ही वो फंडिंग की थी और शाहीन बाग की स्क्रिप्ट लिखी गई। शाहीन बाग के पूरे फंडिंग में पीएफआई की भूमिका थी। पीएफआई ने भ्रम फैलाया कि सीएए मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों को देश से भगाया जाएगा। और पीएफआई के इस एजेंडे को कई तरह के जो मनी लॉन्ड्रिंग्स के चलने वाले चैनल्स हैं, खैराती पत्रकारों ने इसे एजेंडा के रूप में और एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि सीएए दरअसल मुसलमानों के खिलाफ है।
दरअसल सीए संसद द्वारा पास हुआ एक ऐसा कानून था, एक ऐसा कानून है जिसमें इस देश की नागरिकता से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सीए उनके लिए है जो अखंड भारत के हिस्सेदार थे। भारत विभाजन के बाद उनके ऊपर विपत्ति आई, उनके परिजन या तो मार दिए गए या फिर वो दुनिया के अलग अलग कोने में भाग गए। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पीड़ित और बांग्लादेश में विक्टिम के रूप में रह रहे हैं। ये सब जो विभाजन के बाद अलग अलग कालखंड में भारत आए, सीए उनके लिए है ताकि उन्हें इस देश की नागरिक बनाया जाए। ये सपना महात्मा गांधी का भी था, ये सपना नेहरू ने भी उस समय देखा था। और सपना क्या देखना था उस समय के मुताबिक, किसी नेहरू, यदि नेहरू का जन्म ही, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी कराची के हैं, लेकिन यदि उनके पिता यदि कराची में ही रह जाते तो हो सकता था वो भी प्रताड़ित होते और आज उन्हें भी भारत की नागरिकता के लिए दर दर भटकना पड़ता। राहुल गांधी कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, तो यदि वो भी उस क्षेत्र में रह जाते तो उनके साथ भी ये समस्या हो सकती थी। लेकिन सीए के खिलाफ एक ऐसा भ्रम फैलाया गया कि देशव्यापी दंगे हुए, करोड़ों की क्षति पहुंचाई गई और इसमें पीएफआई की भूमिका थी। पीएफआई यहीं नहीं रुका। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, तो जब ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक खत्म करने के कारण बहुत एक बड़ा वर्ग मोदी सरकार के समर्थन में है, तो जानबूझ करके कर्नाटका से हिजाब का मुद्दा उठाया गया और इसके लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई का स्टूडेंट विंग बनाया गया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो एक्टिव हुआ। पूरी तरह से इन सब के बारे में तथ्य जमा हो चुके हुए हैं और नरेंद्र मोदी आमतौर पर इस मिजाज में चलते हैं कि फास्ट, तेज नहीं भागना है, धीरे धीरे शॉर्टकट नहीं करना है और बहुत गंभीरता से किसी मुद्दे का समाधान करना है। तो क्या पीएफआई की पूरी फाइलें आ चुकी है और 7 अप्रैल को ट्विटर पे पीएफआई ने जो जहरीला बयान जारी किया वो उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। और दिल्ली दंगा करवा करके क्या पीएफआई ने अपने ताबूत पर आखिरी कील मार ली है? जो लोग बहुत जल्दबाजी चाहते हैं कि अमित शाह चुप क्यों हैं, इस अमित शाह की अब ज़रूरत क्यों है, जल्दबाजी में इस कदर हैं कि वो कह रहे हैं योगी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए, नरोत्तम मिश्र को देश का गृह मंत्री बना दिया जाना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में वो भूल जाते हैं कि ये मज़े हुए खिलाड़ी हैं। किसी योगी जी को या नरोत्तम मिश्र को अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी बनने में लंबा समय लगेगा। ये भूल जाते हैं कि इस देश के सबसे बड़े प्रांत, सबसे प्रभावशाली प्रांत के चीफ मिनिस्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ को अभी लंबा समय बिताने की ज़रूरत है, सैंतना जरूरी है। एक दंगाई प्रदेश को इतना बेहतर कंडीशन में योगी आदित्यनाथ ने लाया है, अभी उस उत्तर प्रदेश को उनकी बहुत ज़रूरत है और योगी को अभी मोदी की तरह मजने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता रहे। उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, उस उत्तर प्रदेश को जिसमें ज़मीन तैयार किया था नरेंद्र मोदी की सिपह सालार अमित शाह ने। 2014 में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तब किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के अपने आप को विद्वान समझने वाले बड़े बड़े राजनीतिक टीकाकार ये कहते थे कि अमित शाह एक गुजराती है, वो उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग इतिहास रच दिया। 80 सीट में लगभग 90% सीट उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जीते और फिर 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। उतनी बहुमत तो योगी के नेतृत्व में दोबारा कोई चुनाव में नहीं मिल सके जब योगी आदित्यनाथ सीएम के उम्मीदवार थे। जब कोई उम्मीदवार नहीं था, सिर्फ मोदी और शाह के नाम पर चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब प्रचंड बहुमत मिले थे। उसे योगी जी दोहरा नहीं पाए। तब ये सोचना पड़ेगा कि फिर कैसे योगी शाह को खारिज करके किसी योगी को सामने लाया जा सकता है। दरअसल इस बात को समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति 370 हटा सकता है, जो टीम 370 हटा सकता है, ट्रिपल तलाक हटा सकता है, सीए लागू कर सकता है, उसके लिए दिल्ली दंगा जैसी चीज़ें छोटी हैं। इसीलिए जो ये समझते हैं कि अमित शाह शांत बैठे हैं, उन्हें उनके धैर्य की थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अमित शाह निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लेने वाले हैं और इसके लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की टीम को ही नहीं,
खुफिया एजेंसी को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी हुई है। कई बार थोड़ा धैर्य और थोड़े संयम की जरूरत होती है। अमित शाह का ये क्या शांत होना, अमित शाह की ये चुप्पी, क्या तूफान से पहले की शांति है? या दिल्ली में बहुत बड़ा कुछ होना है, ऐसा कुछ कि जैसे गुजरात में दंगाई दोबारा हिम्मत नहीं कर सके, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा, दिल्ली में भी दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। आम आदमी का पार्षद हो या कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, कोई दोबारा हिम्मत ना कर सके, क्या इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी हुई है? कई बार बड़े फैसले से पहले बहुत कुछ जमीन टटोल कर करने की ज़रूरत होती है। इस बात को लेकर के पेशेंस तोड़ देना कि अमित शाह बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, 2000 के दिल्ली दंगे में कुछ नहीं कर पाए, उन्हें समझना पड़ेगा कि आज तमाम वो दंगाई जेल में हैं जो दिल्ली में बड़ा षड्यंत्र करना चाहते थे। सरजील इमाम, वो ताहिर हुसैन, वो उमर खालिद से लेकर दिल्ली के कई बड़े बड़े दंगाई, और फिर उत्तर प्रदेश में तमाम दंगाई, तमाम माफिया, तमाम गुंडे, ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसीलिए कई बार धैर्य की ज़रूरत होती है। अमित शाह के फैसले को भी कुछ संयम के साथ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।